हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेमराज सुंडा बुक प्री लेक्चर सीरीज के टॉपिक 3 के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एग्रोनॉमी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 4 है सॉइल्स कंजर्वेशन मेजर्स। इसमें हम सबसे बात करते हैं एग्रोनॉमिक मेजर। दो टाइप के होते हैं, एग्रोनॉमिक मेजर होता है और मैकेनिकल मेजर होता है। अगर स्लोप लेस देन 2% है तो वहाँ पे एग्रोनॉमिक मेजर को अपनाया जाएगा, और अगर स्लोप मोर देन 2% है तो वहां पर मैकेनिकल मेजर को अपनाया जाएगा। एग्रोनॉमिक मेजर के अंदर कंटूर कल्टीवेशन, टिलेज, मल्चिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग आते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें कंटूर कल्टीवेशन की। क्रॉप बाय सेइंग अक्रॉस द स्लोप। स्लोप के अकॉर्डिंग क्रॉप को लगाना क्या कहलाता है? कंटूर कल्टीवेशन कहलाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसको लगाना सोइल को कंजर्व करना, सोइल फर्टिलिटी बनाए रखना और वाटर को कंजर्व करना। मल्चिंग Mulch is any material applied on the soil surface to check evaporation, improve soil water. मल्चिंग में क्या होता है कि जो सोयल सरफेस है उस पर कुछ भी रहता है, जैसे अपना क्रॉप रेसिड्यू हो गया, लीव्स हो गया या फिर पॉलीथीन वगैरह होगा, इनको क्या करते हैं क्रॉप सरफेस पे लगा देते हैं, जिससे क्या होगा इवापोरेशन कम हो जाएगा और जो सोयल वाटर है वो भी इसमें बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल है क्रॉप रेसिड्यू, लीव्स, मैन्योर, पॉलीथीन फिल्म्स। It is most important technique to conserve soil moisture and reduce erosion for agriculture in dry region. Dry region में erosion को कम करने के लिए और soil को moisture करने के लिए एक important टेक्निक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग इन लॉन्ग एंड नैरो स्ट्रिप टू ऑफ इरोजन रेस्टिंग क्रॉप्स क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स आर अल्टर्ड विद स्ट्रिप्स ऑफ इरोजन परमिटिंग। इसमें क्या करते हैं कि जो अपने क्रॉप रहते हैं उनको एक स्ट्रिप में लगा दिया जाता है। जो क्लोज ग्रोइंग क्रॉप है उनको एक स्ट्रिप में लगा दिया जाता है। इससे भी क्या रहेगा कि सोइल का जो रहेगा वो मॉइस्चर कंजर्व रहेगा। मैकेनिकल मेजर। नेक्स्ट है अपना मैकेनिकल मेजर। मैकेनिकल मेजर का अपनाया जाता है जहां पर स्लोप मोर देन 2% होता है। इसमें कौन कौन सी प्रैक्टिस आती है? सबसे पहले इसमें कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग कहाँ पर अपनाई जाती है? जहां पर स्लोप 6% तक स्लोप होगा वहां पे कंटूर बंडिंग अपनाई जाती है। यह एरिड एंड सेमी एरिड एरिया में यूज की जाती है। ग्रेडेड बंडिंग। ग्रेडेड बंडिंग उस एरिया में रिकमेंडेड की जाती है जहां पर रेनफॉल मोर देन 800 mm पर ईयर होती है और जो स्लोप होता है वो 2 to 10% होता है। कंटूर एंड ग्रेडेड बंडिंग आर मोस्टली यूज्ड इन इंडिया। जो कंटूर बंडिंग है और ग्रेडेड बंडिंग है वो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। सब सोइलिंग। ब्रेकिंग ऑफ हार्ड पेन ऑफ सोइल बाय द सब सोइलर एट 30 to 60 सेंटीमीटर डेप्थ एंड 90 to 180 सेंटीमीटर इंटरवल। ब्रॉड बेड एंड फरो BBF सिस्टम। जो BBF सिस्टम है ये डीप ब्लैक सोइल में अपनाया जाता है। सुटेबल फॉर मैनेजिंग रेन वाटर इन डीप ब्लैक सोइल वेयर सरफेस ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून पीरियड इज प्रॉब्लम। मतलब यहाँ ये कहाँ पे अपनाई जाती है? डीप ब्लैक सोइल में, जहाँ पे ड्रेनेज एक प्रॉब्लम होती है वहाँ पे ब्रॉड बेड एंड फरो सिस्टम अपनाया जाता है। नेक्स्ट है बेंच टेरेसिंग। बेंच टेरेसिंग कहाँ पे अपनाया जाता है? जहाँ पे स्लोप की रेंज कितनी होती है? 16 to 33%। जिंक टेरेसिंग। जिंक टेरेसिंग एडॉप्टेड इन लैंड विद द स्लोप 3 to 10%। जहाँ 3 से 10% स्लोप होगा वहां पे जिंक टेरेसिंग अपनाई जाती है। हाई रेनफॉल एरिया में या फिर मीडियम टू डीप सोइल है वहां पर जिंक टेरेसिंग को अपनाया जाता है। वेजिटेटिव बैरियर्स। दे आर क्लोजली स्प्रेड प्लांटेशन यूजुअली फ्यू रोज ऑफ ग्रासेस और श्रब्स ग्रोन अलोंग कंटूर्स फॉर इरोजन कंट्रोल। इरोजन कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है? वहां पे कुछ रोज जो होती है ग्रासेस की लगाई जाती है। ये इसमें लगाया जाता है अपना खस लगाया जाता है वेजिटेटिव बैरियर्स के लिए। विटिवेरिया जिलेनिका ये मोस्ट सुटेबल प्लांट होता है वेजिटेटिव बैरियर्स के लिए। वर्टिकल मल्चिंग। डिगिंग नैरो ट्रेंचेस अक्रॉस द स्लोप एट इंटरवल्स एंड प्लेसिंग द स्ट्रॉ और क्रॉप रेसिड्यू इन दिस ट्रेंचेस इज मोस्टली प्रैक्टिस इन कॉफी गार्डन। जो वर्टिकल मल्चिंग में क्या करते हैं कि मतलब एक वर्टिकल कुएं टाइप इसमें बनाए दिए जाते हैं, वहाँ पे अपनाई जाती है मेनली कॉफी गार्डन। यूनिट 5 है क्लाइमेट। क्लाइमेट हम सबसे पहले देखते हैं वेदर। A state of condition of atmosphere at a given place at a given time। एटमोसफियर की कंडीशन जो एक पार्टिकुलर प्लेस पे और पार्टिकुलर टाइम पे होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? वेदर। एटमोसफियर क्या होता है? इट इज ए कलरलेस। ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस मिक्सचर होता है गैसेस का। कलरलेस, टेस्टलेस और ऑर्डरलेस मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। अर्थ के आसपास जो ऑर्डरलेस, कलरलेस और टेस्टलेस जो गैसेस होती है उनको क्या कहते हैं अपन? एटमॉस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर तक ये पाया जाता है एटमॉस्फियर। हाउएवर 99% ऑफ टोटल मास ऑफ द एटमॉस्फियर इज विद इन ए हाइट ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस से 40 किलोमीटर तक ही 99% एटमॉस्फियर का जो टोटल मास है वो पाया जाता है।
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बेस्ड ऑन वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 4 लेयर्स। जो एटमॉस्फेयर है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है वर्टिकल टेम्परेचर डिफरेंस के बेसिस पे। सबसे पहले इसमें ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर क्या है? ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। इसकी हाइट क्या है? 8 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। 8 किलोमीटर कहाँ पे होती है? पोलर पे होती है, और 18 किलोमीटर होती है इक्वेटर पे। टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जैसे जैसे इसमें हाइट बढ़ती जाएगी, एल्टीट्यूड बढ़ता जाएगा, इसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर इसमें टेम्परेचर डिक्रीज होगा। इट इन्फ्लुएंस अर्थ क्लाइमेट, ये अर्थ क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है। इट इज अ डेंस पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन 85% ऑफ द एटमॉस्फेयर मास। All weather phenomenon like cloud, rain, mist, fog, dew, etc. occurs in troposphere। जो भी मौसम संबंधी घटना है, रेन है, क्लाउड बनते हैं, मिस्ट है, फॉग है, ड्यू है, ये सब कहाँ होती है? ट्रोपोस्फियर के अंदर होती है। नेक्स्ट है अपना स्ट्रेटोस्फियर। ये सेकेंड लेयर है। इट इज अ सेकेंड मेजर एटमॉस्फेयर लेयर विच लाइज बियॉन्ड द हाइट ऑफ 8 to 18 किलोमीटर एक्सटेंडिंग अप टू 50 किलोमीटर। ये 8 या 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। इट इज वार्मेस्ट लेयर। ये क्या है? एक वार्मेस्ट लेयर है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इट इज एक्चुअल सीट ऑफ मोस्ट ऑफ द फोटोकेमिकल रिएक्शन इन एयर। एयर में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो मोस्टली कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फियर में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ओजोन लेयर यूवी रेस आर एब्सॉर्ब्ड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर। इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ओजोन लेयर होती है जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य के द्वारा आती है उनको एब्सॉर्ब करती है। मोस्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट अबाउट ए हाइट ऑफ 25 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। मोस्टली ओजोन कहाँ पर पाई जाती है? 25 किलोमीटर अर्थ सरफेस पर पाई जाती है। नेक्स्ट है थर्ड लेयर मेसोस्फीयर। ये इट लाइज अबाउ द स्ट्रेटोस्फियर। इसकी हाइट क्या होती है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है अर्थ सरफेस से। यहाँ पे ये कोल्ड रीजन है। इसमें क्या होता है? जैसे जैसे इसमें भी एल्टीट्यूड बढ़ेगा, इसमें टेम्परेचर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है थर्मोस्फीयर। इन दिस लेयर एटमॉस्फेयर डेंसिटी आर एक्सट्रीमली लो। ये कहाँ पर पाई जाती है? 80 किलोमीटर से 1600 किलोमीटर में पाई जाती है। ये लोअर लेयर है, इसे थर्मोस्फीयर कहा जाता है या फिर इसे आयनोस्फीयर भी कहा जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन इज मेड पॉसिबल थ्रू दिस आयोनाइज्ड लेयर। जो रेडियो कम्युनिकेशन के जो भी सिस्टम है वो किसकी तरह पॉसिबल है? इस लेयर के द्वारा, आयोनाइज्ड लेयर या थर्मोस्फीयर की तरह। ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको इसलिए इसको एक्सोस्फीयर भी बोलते हैं। एक्सोस्फीयर की एक लेयर कौन सी है? आयनोस्फीयर की। टेम्परेचर इंक्रीज विद एल्टीट्यूड। इसमें भी टेम्परेचर क्या होगा? जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब हम देखें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एयर, प्रिंसिपल गैसेस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78.08%। ऑक्सीजन पाया जाता है 20.95%। ऑर्गन पाया जाता है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% या 300 to 360 pm। नियॉन पाया जाता है 0.0018%। अब हम देखें कंपोजिशन ऑफ सॉइल एयर। सॉइल एयर कंपोजिशन क्या होता है? नाइट्रोजन परसेंट इज मोर और लेस एज इन एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर की थी, ये सॉइल एयर है। सॉइल एयर क्या होती है? उससे या तो ज्यादा होती है या कम होती है, सेम होती है एटमॉस्फेयर की तरह। ऑक्सीजन लेवल स्लाइटली डिक्रीज। एटमॉस्फेयर की तुलना में सॉइल एयर में जो है एटमॉस्फेयर का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। CO2 लेवल्स विल बी नियर 8 to 10 टाइम मोर। और CO2 क्या होती है? CO2 सॉइल एयर में ज्यादा पाई जाती है। कितनी? 8 से 10 टाइम ज्यादा होती है, 0.25% कंपेयर टू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट क्या है? डिफाइन एज द एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट ऑन ए सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्ड नॉर्मल टू द सनलाइट एट द मीन डिस्टेंस अर्थ फ्रॉम द सन। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मिनट, या फिर ऐसा यूनिट की बात करें 1353 वॉट्स पर मीटर स्क्वायर। सोलर रेडिएशन इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या पार्टिकल्स आर कॉल्ड क्वांटा और फोटोन। जो सोलर रेडियंस आती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटा या फोटॉन्स। PAR फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक ग्रीन लीव्स यूज सोलर एनर्जी इन वेवलेंथ फ्रॉम 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर, या फिर रेडिएशन की बात करें तो 400 से 700 नैनोमीटर जो होती है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, वो प्लांट के लिए यूजफुल होती है। फोटोसिंथेटिक एक्टिवेशन या फोटॉन्स आर मेजर्ड बाय क्वांटम सेंसर। इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है? इसको क्वांटम सेंसर के द्वारा मेजर किया जाता है। इसकी यूनिट क्या है? आइंस्टीन या फिर वोट पर मीटर स्क्वायर।
लक्स क्या है? लक्स जो है PAR की एक ओल्डेस्ट यूनिट है जो इंटेंसिटी को मेजर करती थी सोलर रेडिएशन में। स्पेक्ट्रोमीटर मेजर सोलर रेडिएशन इन नैरो वेव बैंड। जो स्पेक्ट्रोमीटर है वो नैरो वेव बैंड में सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। लाप्से रेट, द वर्टिकल डिक्रीज और ग्रेडियंट एक्सप्रेस एट लाप्से रेट। वर्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज होना क्या कराता है? लाप्से रेट कराता है। नॉर्मली लाप्से रेट कितनी होती है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, टेम्परेचर कम होता है, ज्यादा होता है। Adiabatic lapse rate, the rate at which the temperature change as air rises or falls in called adiabatic lapse rate। टेम्परेचर का चेंज होना एयर के राइज और फॉल होने में उसे क्या कहलाता है? एडियाबेटिक लैप्स रेट कहा जाता है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होती है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। द कंडीशन इन विच देयर इज एब्रप्ट राइज इंस्टेड ऑफ फॉल इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इन्वर्जन। अल्बिडो, अल्बिडो क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस। अल्बिडो क्या होता है कि जो भी सोलर रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसका जो रेशियो होता है उसको अल्बिडो कहा जाता है। इट इज द परसेंट ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन रिफ्लेक्ट बाय सरफेस इज नोन एज अल्बिडो। कितना परसेंट सोलर रेडिएशन का रिफ्लेक्ट हुआ है उसके परसेंट को क्या कहते हैं अपन? एल्बिडो। इट इज एक्सप्रेड इन परसेंट। एल्बिडो को परसेंट में एक्सप्रेड किया जाता है। अब हम देखें कि स्क्रोप सरफेस का एल्बिडो क्या होता है? 23 से 30% के बीच में, और फ्रेश स्नो का जो एल्बिडो होता है वो होता है 75 to 95%। नेक्स्ट है साइक्लोन। ए साइक्लोन इज रफली सर्कुलर लो प्रेशर एरिया whose diameter may be from 100 to 1000 मील्स एंड a wind movement toward the center। सेंटर से बाहर की ओर हवाएं चलने लगती, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की, उसको क्या बोलते हैं अपन? साइक्लोन करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज लोवेस्ट इन द सेंटर ऑफ द रीजन एंड इंक्रीज रैपिडिटी आउटवर्ड। इसमें क्या होता है कि वहां पे सेंटर में हमेशा कम होता है, कम प्रेशर से ज्यादा प्रेशर की इसमें हवाएं चलती है, उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? टोर्नेडो, टाइफोन्स, हेरिकेन्स एंड और भी नेम है साइक्लोन्स के। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है? इज जनरलाइज वेदर ऑफ समेशन ऑफ वेदर कंडीशन ओवर गिवन रीजन ड्यूरिंग ए कंपेरेटिव लॉन्ग पीरियड। क्लाइमेट क्या आता है? वेदर का एक समेशन रहता है, मतलब एक वेदर का एक बड़ा रूप होता है जो एक पूरे रीजन की बात करता है, पूरे एक बड़े एरिया के लिए रहता है, और ये लंबे टाइम में चेंज होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया है। डी कैंडोले 1900 AD में क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन दिया था। ये फर्स्ट पर्सन अटेम्प्ट टू क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट बेस्ड ऑन वेजिटेबल। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन वेजिटेशन के बेस पे दिया था। कोपे ने 1936 में दिया था। इन्होंने क्लाइमेट को 5 ग्रुप में डिवाइड किया था वेदर एलिमेंट के बेस पे। ट्रोल ने 1965 में क्लासिफिकेशन दिया था। द क्लासिफिकेशन हैज बीन फाउंड सेटिस्फैक्टरी टू एक्सप्लेन वेजिटेशन जोन ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। ये क्लासिफिकेशन क्या है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए सुटेबल क्लासिफिकेशन है। किसका? ट्रोल का क्लासिफिकेशन। इक्रिसेट जो है हैदराबाद, उसके द्वारा भी यही क्लासिफिकेशन को एडॉप्ट किया जाता है सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में। थॉर्नटमेट ने दिया था बेस्ड ऑन पीई इंडेक्स। पीई क्या है? यहाँ प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, टीई एंड सीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पीई इंडेक्स क्या होता है? P अपॉन E इंटू 100। पीई है यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ऑफ इफेक्टिवनेस, P यहाँ पे है एनुअल प्रेसिपिटेशन, E यहाँ पे है एनुअल इवापोरेशन। मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स, मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स AICRP ऑन ड्राई लैंड एडॉप्टेड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स। मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? P माइनस PET अपॉन PET इंटू 100। P क्या होता है? प्रेसिपिटेशन। PET क्या होता है? पोटेंशियल इवापो ट्रांसपिरेशन। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट मॉइस्चर डेफिशिएंट इंडेक्स की वैल्यू हम देखें तो सब ह्यूमिड के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी? 0 to 33.3, सेमी एरिड के लिए -33.3 to -66.6, एरिड के रहती है ग्रेटर देन -66.6। नेक्स्ट है मेजर ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी को कैसे मेजर करते हैं? ह्यूमिडिटी के टाइप क्या रहते हैं? ह्यूमिडिटी मींस वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो वाटर वेपर होती है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायरमेंट फॉर सैचुरेशन। मतलब जो अपनी वाटर वेपर है वो एयर में कितनी प्रेजेंट है और सैचुरेशन के लिए कितनी वाटर वेपर रिक्वायरमेंट है इंटू 100। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम इसमें एक्सप्रेस करते हैं तो इसको परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है। सिंपलेस्ट इज मेजरमेंट मोस्टली यूज्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में कौन सी ह्यूमिडिटी यूज की जाती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजरमेंट के लिए। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज ग्राम पर मीटर क्यूब।
और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है, ग्राम पर किलोग्राम। अब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे तो रेन जो होती है उसमें ड्रॉप का साइज कितना होता है, 0.5 to 6 mm। ड्रिजल में रहता है ड्रॉप का साइज लेस देन 0.5 mm। अगर 0.5 mm से कम होगा तो उसको ड्रिजल कहेंगे, और अगर ड्रॉप का साइज 0.5 to 6 mm रहेगा तो उसको रेन कहेंगे। स्नो क्या होता है, आइस क्रिस्टल रिजल्टिंग फ्रॉम सब्लिमेशन के द्वारा जो आइस क्रिस्टल बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्नो। ड्यू, मॉइस्चर कंडेंस इन स्मॉल ड्रॉप्स अपॉन कूल सरफेस। जो ठंडी सरफेस होती है उनमें क्या होता है कि मॉइस्चर क्या कंडेंस होकर इकट्ठा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ड्यू। ए फितरी डिपॉजिट ऑफ आइस, इसको फ्रोस्ट बोला जाता है। ए थिन क्लाउड ऑफ वेरिंग साइज, फॉग। और मिस्ट क्या होता है, ए वेरी थिन फॉग, एक एकदम थिन फॉग होता है। वेपर क्या होता है, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कंस्टिट्यूट ओनली अबाउट 0.001% ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर। वाटर वेपर कितनी होती है, 0.001% होती है टोटल ग्लोबल वाटर की। टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ वेदर। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस के द्वारा। डिग्री सेल्सियस क्या है, डिग्री सेल्सियस इन सेल्सियस स्केल द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर 0 and 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेल्सियस जो रहता है उसमें क्या रहता है, जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका फार्मूला क्या है, मतलब अगर फ़ारेनहाइट दिया हुआ है तो उसे सेल्सियस कैसे निकाल सकते हैं, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32.5/9। फ़ारेनहाइट में जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो क्या रहता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट रहता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फॉर्मूला क्या है, फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस निकालना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस 9/5 + 32। केल्विन क्या होता है कि केल्विन क्या है, टेम्परेचर मेजर्ड की एक एब्सोल्यूट यूनिट है। केल्विन में क्या होता है, वेयर देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस देन इज सेड टू बी 0 डिग्री केल्विन। द मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है केल्विन स्केल का, 273 डिग्री केल्विन, और स्टीम पॉइंट होता है 373 डिग्री केल्विन। केल्विन अपन कैसे निकाल सकते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करेंगे तो केल्विन निकल जाएगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट। टेम्परेचर मापने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, फर्स्ट है अपना मैक्सिमम थर्मोमीटर। हाईएस्ट टेम्परेचर है तो उसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर मतलब दिन के टाइम पे जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए मैक्सिमम थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। इसमें जो ग्लास ट्यूब में जो फिल होती है वो मर्क्यूरी के द्वारा फिल होती है। मिनिमम थर्मोमीटर कब यूज किया जाता है, तो लोवेस्ट टेम्परेचर को मापने के लिए मिनिमम थर्मोमीटर यूज किया जाता है। इसमें एल्कोहल भरा होता है ग्लास ट्यूब के अंदर। सोइल थर्मोमीटर, इट इज मर्क्यूरी, इसमें भी मर्क्यूरी थर्मोमीटर होता है। थर्मोकपल्स जो होता है, दिस आर यूज फॉर मेजरिंग सॉइल टेम्परेचर एंड दे आर 2 टाइप्स। ये भी सॉइल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये 2 टाइप का होता है, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है फिनोमिनॉन्स। अब कुछ फिनोमिनन से हम देखते हैं कि इनको क्या कहा जाता है। जैसे कंटूर है, कंटूर किसे कहा जाता है कि लाइन ज्वाइनिंग इक्वल इलेवेशन को जो लाइन जोड़ती है उसको क्या कहते हैं, कंटूर। आइसोफ्लेथ, जो एनी फिनोमिना जो किसी भी फिनोमिना की वैल्यू की लाइन को ज्वाइन करती है उसको बोलते हैं आइसोफ्लेथ। आइसोबार क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो लाइन ज्वाइन करती है, जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, आइसोबार। आइसोहाइट, लाइन्स ऑफ कनेक्टिव पॉइंट्स इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते हैं अपन, आइसोहाइट। आइसोबाथ क्या होता है, इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ इक्वल वाटर टेबल एलिवेशन के लिए कौन सा होता है, आइसोबाथ बोलते हैं। आइसोहेल्स, सनसाइन आवर्स, जब सनसाइन आवर एक जैसे होते हैं वो लाइन कनेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोहेल्स। आइसोफेन, लाइन कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमिलर सीजनल फिनोमिनन को जो लाइन कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं आइसोफेन। आइसोथर्म क्या होता है, इक्वल टेम्परेचर को। आइसोटॉप, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। आइसोप्लूवियल, डेप्थ ऑफ रेनफॉल को जो लाइन ज्वाइन करती है। आइसोटेक, इक्वल विंड वेलोसिटी जहां पर होती है उस लाइन को क्या करते हैं, आइसोटेक करते हैं। आइसोस्टियर, जहां पर इक्वल कांस्टेंट मॉइस्चर कंटेंट होता है। आइसोडेमिक, डिसीज सेवेरिटी एक जैसी होती है। आइसोक्लाइंस, ए कर्व कनेक्शन द लीस्ट कोड कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर ऑल आउटपुट। इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूजेस। अब हम देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट और उनका यूज क्या है। सबसे पहले इसमें बात करते हैं अल्टीमीटर जो है वो हाइट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एनोरॉइड बैरोमीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर, विंड स्पीड को मेजर करने के लिए। ब्यूफोर्ड स्केल, विंड फोर्स इन सी के अंदर जो विंड फोर्स होता है उसको मेजर करने के लिए ब्यूफोर्ड स्केल का यूज करते हैं।
क्रिस्कोग्राफ का यूज करते हैं प्लांट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए। डायनोमीटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कौन करता है? डायनेमोमीटर। कंपेल स्ट्रोक, ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन आवर, जो सनशाइन आवर है उनकी ड्यूरेशन को कौन मेजर करता है? कंपेल स्ट्रोक। ईसीसी का यूज किया जाता है मूवमेंट ऑफ हार्ट के लिए। विंड वेन का यूज किया जाता है विंड डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। टेंसियोमीटर का यूज किया जाता है सॉइल मॉइस्चर टेंशन को मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए। पोरोमीटर इंस्ट्रूमेंटल बिहेवियर को। हाइड्रोमीटर मेजर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हाइग्रोमीटर या साइक्रोमीटर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। लेक्टोमीटर डेंसिटी ऑफ मिल्क या मिल्क प्योरिटी को मेजर करता है। जो लाइसीमीटर है वो इवापोर ट्रांसपिरेशन या लीचिंग लॉस ऑफ वाटर को मेजर करता है। मैनोमीटर रूट प्रेशर को मेजर करता है। प्लानीमीटर एरिया ऑफ एन इरेगुलर फिगर। पायरहेलियोमीटर मेजरमेंट अमाउंट ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन। और पायरेनोमीटर टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को मेजर करता है। पिक्नोमीटर यूज करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को। पीजोमीटर डेप्थ ऑफ वाटर टेबल को। और पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। अब हम देखें जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है उनके क्लासिफिकेशन को। ये 3 टाइप के होते हैं, मेजर प्रोजेक्ट, मीडियम प्रोजेक्ट और माइनर प्रोजेक्ट। जो मेजर प्रोजेक्ट है उसमें सीसीए कितना होता है? पर हेक्टेयर होता है 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा होता है और कॉस्ट लगती है इसमें 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। मीडियम 2,000 से 10,000 हेक्टेयर 5 करोड़ टू 25 लाख तक इसमें कॉस्ट रहती है। और माइनर प्रोजेक्ट की है 2,000 हेक्टेयर से कम और इसकी कॉस्ट भी रहती है 25 लाख से कम। यूनिट 6 है अपनी मानसून। द वर्ड मानसून हैज ओरिजिनेट फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन। जो मानसून है वो एक अरेबिक वर्ड मौसिम से बना है जिसका मतलब क्या होता है? सीजन। मानसून इज ऑफन रिफर टू ए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड ओवर द इंडियन ओशन स्पेशली इन अरेबियन सी। मानसून स्पेशली कहाँ से आता है? अरेबियन सी से आता है। इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइड जोन एंड दिस ट्रेड वाइड्स कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर। टोटल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन हम देखेंगे इंडिया का तो कितना है? 1194 mm है। और टोटल रेनफॉल जनरेट वॉल्यूम इन इंडिया कितना है? 400 मिली हेक्टेयर मीटर। एवरेज रेनी डेज हम कंट्री के देखेंगे तो 130 डेज होते हैं। रेनी डे किसको कहा जाता है? जहाँ पर 2.5 mm से ज्यादा अगर बारिश होगी तो उसको रेनी डे कहा जाता है। साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून रीच साउथ इंडिया एट कोस्ट ऑफ केरला अराउंड 1 जून ऑफ एवरी ईयर। साउथ वेस्ट मानसून सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है? केरला में पहुंचता है 1 जून के लगभग और मिडिल ऑफ जुलाई पर ये पूरे होल इंडिया को कवर कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये विड्रॉल कब स्टार्ट हो जाता है? तो ये वेस्टर्न राजस्थान से शुरू कहाँ से होता है? केरला से होता है, लेकिन विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है कहाँ से? राजस्थान से। कब? 1 सितंबर से। और कंप्लीट विड्रॉल हो जाता है 15 अक्टूबर तक। 1 सितंबर स्टार्ट होना चालू हो जाता है विड्रॉल और 15 अक्टूबर पूरी तरह से कंप्लीट विड्रॉल हो जाता है। इट मूव्स एट एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो 30 किलोमीटर पर आवर मूव करता है। इसको ग्रांड पीरियड ऑफ रेनफॉल इन इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो 75% रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा ही होती है। और तमिलनाडु जिस है उसमें क्या 20 to 40% ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा होती है और बाकी जो बची हुई मानसून की रेनफॉल है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा वहाँ पे कवर की जाती है। जम्मू एंड कश्मीर में भी ये 35 से 50% इसके द्वारा होता है। बाकी सब नवंबर टू अप्रैल में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा वहां पर कवर की जाती है रेनफॉल। साउथ वेस्ट मानसून 2 ब्रांच से आता है, एक है अरेबियन सी ब्रांचेस, एक है बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी ब्रांचेस जो है वो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 770 mm रेनफॉल, मतलब 80% ऑफ साउथ वेस्ट मानसून किससे आता है? अरेबियन सी ब्रांच के द्वारा। इस दिस मूव नॉर्थवर्ड इन दिल्ली। और बे ऑफ बंगाल का कंट्रीब्यूशन कितना है? 340 mm रेनफॉल है, मतलब 20% साउथ वेस्ट मानसून कहाँ से आता है? बे ऑफ बंगाल से। ये किधर मूव करता है? असम की तरफ। द नॉर्थ ईस्ट मानसून। The North East monsoon onset at about 15 October and is limited mostly to southern state and withdrawn almost by mid-December. जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो स्टार्ट होता है 15 अक्टूबर से और ये मिड दिसंबर तक पूरी तरह से विड्रॉल हो जाता है। मोस्टली कहाँ पर ये बारिश करता है? आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में। तमिलनाडु गेट हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन नॉर्थ ईस्ट मानसून फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट मानसून से बारिश कहाँ पर होती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून से तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। इसको रिट्रेटिंग मानसून भी कहा जाता है। ये मतलब टोटल रेनफॉल जो इंडिया के होते हैं 15 से 20% कंट्रीब्यूशन किसका रहता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून का। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन मूव करता है
It defined as a low pressure cyclonic circulation in the wind above the surface which moves from western country to Himalayan mountain. वेस्टर्न कंट्री से यह हिमालयन माउंटेन की तरफ मूव करता है। ये दिसंबर से मार्च के बीच में इसका मेन पीरियड होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का। ये नॉर्थ टू सेंट्रल इंडिया विच आर वेरी यूजफुल फॉर रबी क्रॉप। अगर टाइमली आ जाता है तो ये रबी क्रॉप के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। इसको राजस्थान में लोकली लैंग्वेज में इसे मावठा भी कहा जाता है, लेकिन अगर ये देर से आता है हार्वेस्टिंग के टाइम पे तो ये बहुत नुकसान कर देता है। El Nino is a phenomenon that lead to rise in the ocean temperature, start from coast of Peru and affect Indian monsoon, constant dry weather and drought. El Nino कहाँ से स्टार्ट होता है? कोस्ट ऑफ पेरू से स्टार्ट होती है। मतलब मानसून का इससे डिसाइड होता है। रिवर विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो, वो कौन सी रिवर है जिसका मैक्सिमम फ्लो होता है? गंगा। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल रेन मेकिंग और क्लाउड सीडिंग। जो आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है वो किसके द्वारा कराई जाती है? द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल। कैसे कराई जाती है कि जो क्लाउड होते हैं उनमें फॉरेन मटेरियल को अप्लाई किया जाता है और प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस किया जाता है। इसमें दो तरह की जो रेन करवाई जाती है, कोल्ड सीडिंग और वार्म क्लाउड। कोल्ड सीडिंग में क्या होता है? सिल्वर आयोडाइड या ड्राई आइस का यूज किया जाता है और वार्म क्लाउड में जनरली यूज किया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl का। वेदर फोरकास्टिंग हम देखे थे 3 टाइप की थी, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज की लिमिट क्या है? लेस देन 3 डेज या फिर 72 आवर्स। मीडियम रेंज 3 to 10 डेज और लॉन्ग रेंज रहती है ग्रेटर देन 10 डेज, मतलब 10 दिन से ज़्यादा। जो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज इश्यूड ट्वाइस अ डे एंड स्पेशली वैलिड फॉर 36 आवर, 36 आवर तक वैलिड रहती है। लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आर इश्यूड थ्राइस इन अ ईयर एंड आर यूजफुल फॉर चूजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड किया जाता है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। प्रेडिक्शन ऑफ मानसून इज बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ लॉन्ग रेंज वेदर कास्टिंग। जो मानसून का प्रेडिक्शन किया जाता है वो भी लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के आधार पर ही किया जाता है। व्हाइल सिनोप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज फोरकास्ट, शॉर्ट रेंज फोरकास्ट को मेजर करने के लिए सिनोप्टिक मेथड का यूज किया जाता है। NCMRW नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर की। वाटर्स की प्रॉपर्टी क्या है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू क्या है? 580 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ सब्लिमेशन 680 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट ऑफ फ्यूजन 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हायर डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर एक्सपांड ऑन फ्रीजिंग 9% बाय वॉल्यूम। Dielectric constant of water is 80. Water has highest specific heat 1 calorie per gram of any non-substance except liquid ammonia 1.03 कैलोरी ग्राम। मतलब जो हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है वो वाटर की होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, बाकी जो भी सब्सटेंस की कम होती है, लेकिन लिक्विड अमोनिया की वाटर से ज़्यादा पाई जाती है 1.03 कैलोरी पर ग्राम। वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग की हम देखें ए सिचुएशन वेयर ऑल द पोर्स बोथ मैक्रो एंड माइक्रो आर फिल्ड विद वाटर टेम्परेली और परमानेंटली। मतलब वाटर लॉगिंग क्या होती है? वो कंडीशन जिसमें जो मैक्रो पोर है और माइक्रो पोर है सोइल के वो पूरी तरह से पानी से भरे होते हैं, या तो वो टेम्परेली होते हैं या परमानेंटली होते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन? वाटर लॉगिंग। इसके डीमेरिट क्या है? तो इससे जो ODR है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेट है, वो रेड्यूस हो जाएगा। रेड्यूस ES रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाएगा। रेडॉक्स पोटेंशियल हम देखें तो वेल एरेटेड सोइल का कितना होता है? 400 to 700 MV और वाटर लॉग सोइल का कितना होता है? -250 to -300 MV। डिनाइट्रिफिकेशन लॉसेस हो जाएगा वाटर लॉग सोइल में। और सबमर्ज राइज में क्या हो जाएगा? SO4 आर रेड्यूस टू सल्फाइड दैट इज फर्दर रेड्यूस ऑफ H2S दैट्स कॉल्ड अल्कोइची डिसीज। इसमें क्या होगा कि H2S की टॉक्सिसिटी हो जाएगी जिससे क्या अकोइची डिसीज हो जाएगी। अप्रोचेस ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग। ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसफर ए क्रॉप टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर। इसको क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है कि कितना वाटर ट्रांसफर हुआ है और ट्रांसपिरेट हुआ है और कितना उसका ड्राई मैटर प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया गया, उसके रेशो क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन रेशो अप्रोच। नेक्स्ट है सॉइल मॉइस्चर डेफिशिएंट अप्रोच। तो फॉर मेज हीट के लिए 25% डिप्लेशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर और ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप के लिए कितना आता है? 50% डिप्लेशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट है क्लाइमेटोलॉजिकल अप्रोच या फिर इसको IWCP अप्रोच भी कहते हैं। इसको सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। द रेशियो IWCP सर्व सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स, सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस का इंडेक्स होता है। लोअर द रेशियो विल बी मोर स्ट्रेस। अगर IWCP रेशियो कम हुआ है मतलब स्ट्रेस बढ़ गया है। इट इज साइंटिफिक अप्रोच बट नॉट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। एक साइंटिफिक अप्रोच है बस इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है। क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। अब हम देखें क्रिटिकल स्टेज अप्रोच में द स्टेज ऑफ ग्रोथ व्हेन प्लांट आर मोस्ट सेंसिटिव टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड मोर रिस्पॉन्ड टू करेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी।
मतलब कि क्रिटिकल स्टेज होती है, अगर यहाँ पे पानी की कमी हुई तो इल्ड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। अब हम देखते हैं क्रॉप की, अलग अलग क्रॉप की क्रिटिकल स्टेज। सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। राइस की क्रिटिकल स्टेज कौन कौन सी है? बूटिंग, पेनिकल, इनिशिएशन और फ्लावरिंग। इसमें जो IWCP रेशो है 1.2 रहता है और राइस का ही सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रहता है। व्हीट की क्रिटिकल स्टेज कौन सी? सबसे मेनली तो CRI है, उसके अलावा 6 इसमें क्रिटिकल स्टेज होती है, टिलरिंग, जॉइंटिंग, फ्लावरिंग, मिल्किंग और डब स्टेज। इसका जो IWCP रेशो 0.9 होता है। मेज, टेस्लिंग और सिल्किंग, इसका IWCP रेशो 0.9। कॉटन की जो क्रिटिकल स्टेज है फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन 0.7। क्रिटिकल स्टेज मतलब क्या कि इस स्टेज पे अगर पानी नहीं दिया तो इल्ड में नुकसान हो जाएंगे, मतलब इस स्टेज पे पानी देना ही चाहिए। ग्राम, प्री फ्लावरिंग और पॉट डेवलपमेंट 0.6। ग्राउंडनट की होती है क्रिटिकल स्टेज फ्लावरिंग, बेकिंग, पॉट फिलिंग, इसका जो IWCP रेशो होता है वो होता है 0.6। पिजन पी, फ्लावर इनिशिएशन और पॉट फॉर्मेशन 0.6 इसका IWCP रेशो है। सेफ फ्लावर, फ्लावर इनिशिएशन और 0.4 इसका IWCP रेशो है, जो ऑल क्रॉप में सबसे कम होता है। सबसे हाईएस्ट किसका होता है? राइस का, और सबसे कम होता है सेफ फ्लावर। अब देखते हैं परसेंट इरिगेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप। क्रॉप के लिए कितना, कौन कौन सी क्रॉप है, उसका इरिगेटेड एरिया कितना है, वाटर रिक्वायरमेंट इसको कितनी होती है। तो शुगर केन का इरिगेटेड एरिया है 93% और वाटर रिक्वायरमेंट है इसकी 1500 से 2500 mm। व्हीट 85% इरिगेटेड एरिया है और उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है 650 से 800 mm। राइस 50%, 1500 mm उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। ऑयल सीड का एरिया है 25%, 500-700 mm उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। पल्सेस का इरिगेटेड एरिया है 10% और 450 से 700 mm उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। अब हम इरिगेशन वाटर का मैनेजमेंट करते हैं अलग अलग यूनिट से। इस देखिए 1 क्यूसेक इजिकल टू क्या होता है? 28.3 लीटर। 1 क्यूमेक इजिकल टू 1000 लीटर या फिर 10⁻³ लीटर। 1 हेक्टेयर मिलीमीटर 10,000 लीटर या फिर 10⁻⁴ लीटर। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर मतलब 1 लाख लीटर या फिर 10⁵ और 1 हेक्टेयर मिलीमीटर मतलब 10 लाख लीटर या 10⁷। मेजर ऑफ वाटर हाइट। वाटर हाइट को दो मेजरमेंट के द्वारा जाता है, एक होता है 1 एटमॉस्फेयर, एक होता है 1 बार। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर और 1 बार इज इक्वल टू 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। अब कन्वर्जन यूनिट हम देखें कि एकड़ जो होता है 1 एकड़ इज इक्वल टू 0.405 हेक्टेयर और 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़। अब प्लाव का क्लासिफिकेशन की उसकी डेप्थ कितनी रखनी चाहिए? कीड़ा के अकॉर्डिंग, जो हैदराबाद में है 1985 में स्टेब्लिश हुआ था, उसके अकॉर्डिंग इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, सेलो, मीडियम, डीप। सेलो जो होती है उसमें डेप्थ क्या होती है? 5 to 6 सेंटीमीटर। मीडियम की होती है 15 से 20 सेंटीमीटर और डीप 25 से 30 सेंटीमीटर। वाटर सेट मैनेजमेंट। वाटर सेट मैनेजमेंट हम देखें, इट इज मे बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड हुज रन ऑफ कलेक्ट एंड फ्लोज आउट ऑफ द एरिया थ्रू ए सिंगल कॉमन आउटलेट इन द रिवर और अदर वाटर बॉडी। वाटर सेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि एक नेचुरल यूनिट होती है जहाँ पे जो रन ऑफ का वाटर है उसको वहाँ पे कलेक्ट होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर सेट। तो क्लासिफिकेशन वाटर सेट हम देखें 5 टाइप के होते हैं, मैक्रो वाटर सेट, मिनी सब मैक्रो वाटर सेट, मिली वाटर सेट, माइक्रो वाटर सेट, मिनी वाटर सेट। मैक्रो वाटर सेट 50,000 से ज़्यादा हेक्टेयर है तो वो मैक्रो वाटर सेट है। सब मैक्रो 10,000 से 50 हेक्टेयर, मिली 1,000 से 10,000 हेक्टेयर, माइक्रो 100 से 1,000 और मिनी वाटर सेट होता है 10 से 100 हेक्टेयर।